हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये जो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ, तो चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अगर नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये जो मैंने नोट्स बनाया है आपके लिए, ये किससे बनाया मैंने? लक्ष्मीकांत से। ये टोटली लक्ष्मीकांत का नोट्स है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। यूपीएससी के साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो फटाफट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना जरूरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में। कहाँ से कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 124 से 147 तक। पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 5। देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, हायरार्की ऑफ कोर्ट है। जैसे आप देख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप पे आता है, जो हाई कोर्ट है उसके नीचे, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये जो लिया गया था, ये कहाँ से लिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे यूएसए है, तो यूएसए में कैसा जुडिशियरी है? तो फेडरल जुडिशियरी है, और हमारे में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब एक बात बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इनॉग्रेशन कब हुआ? तो कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को। कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपको याद रखना है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके कंपोजिशंस कैसे हैं, मतलब इनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जो शुरुआती में ओरिजिनली जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो उसमें कितने जज थे? तो 8 जजेस थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस थे। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो 34 जजेस हैं। कितने? 34 जजेस, जिसमें एक जो है चीफ जस्टिस है और 33 जो है वो अदर जजेस है। देखिए, मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करती हूँ, मतलब हाँ, आपके लिए नोट्स बना के लाती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। आप भी चैनल को सपोर्ट करें, आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए, नेक्स्ट क्या है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो जो चीफ जस्टिस है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? तो प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और जो अदर जजेस है वो उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट भी ही करेंगे, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। किसके कंसल्टेशन से? तो चीफ जस्टिस से। अब देखिए, कुछ केसेस है इस वाले चैप्टर में जो आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट जज केस था जो कि 1982 में हुआ। इसमें क्या बताया गया है? तो कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। फर्स्ट जज केस में क्या कहा गया? तो कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ सहमति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि व्यूज एक्सचेंज हो रहे, जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस से जो ले रहे हैं अदर जजेस के फॉर्मेशंस के लिए। नेक्स्ट आया कौन सा? तो सेकंड जजेस केस। कौन सा? सेकंड जजेस केस। एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ? जो चीफ जस्टिस के द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाएगा कि कौन जज होंगे, तो वो बाइंडिंग होता था प्रेसिडेंट पे। ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या है? तो नेक्स्ट है थर्ड जज केस, जो कि 1998 में हुआ। थर्ड जज केस 1998। देखिए, आप मेरे साथ नोट डाउन करते चले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो आपकी नोट्स तैयार हो जाएगी, और दूसरी बात कि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि आपको नोट्स ही काम आते हैं। आप उतनी मोटी बुक को नहीं मतलब पढ़ सकते एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको नोट्स ही बेनिफिशियल होता है। और ये लक्ष्मीकांत का नोट्स है, तो आपको पता ही है कि वो बुक यूपीएससी के साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उनको आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको ज़रूरत नहीं है कि किसी और बुक को कंप्लीट करने का। 100% आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। तो इसलिए आपको नोट्स बनाना जरूरी हो। फिर भी अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो वो कम से कम सुन ले, ताकि आपके माइंड में रहे, क्योंकि सुनने से भी बहुत कुछ क्या होती है, याद रह जाती है।
तो चलिए बहुत बातें हो गई, अब नेक्स्ट क्या है, तो थर्ड जज केस है। क्या है थर्ड जज केस? थर्ड जज केस 1998 में क्या कहा, इट रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस। क्या है, वंस के जस्ट वेट, हाँ क्या था, थर्ड जज केस 1998 में रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस, मतलब कि एक कॉलेजियम सिस्टम का फॉर्मेशन किया गया जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के। इवन इफ 2 जजेस, अगर इनमें से कोई 2 जजेस भी एडवर्स ओपिनियन देते थे तो क्या होता था, मतलब वो रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट तक नहीं भेजी जा सकती थी। मतलब अकेला पहले चीफ जस्टिस एडवाइस कर रहे थे, अब क्या था कि कॉलेजियम सिस्टम का बनाया गया और जिसमें कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे, और इनमें से कम 2 जजेस भी अगर एडवर्स ओपिनियन रखते हैं तो वो रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट तक नहीं भेजी जाएगी। मतलब समझ गए? तो अब नेक्स्ट क्या है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे करें, तो मैं इसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो पहले तो इन शॉर्ट में एक चीज़ बता देना चाहती हूँ। देखिए शॉर्ट नोट्स जो है ना वो एकदम से नहीं बनते, एकदम से नहीं बनते। मतलब आप सोचोगे कि मैंने पढ़ लिया है और एकदम से बन जाए मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स ही बन जाए, तो वो ऐसे नहीं बनते। जो आपको टॉपर्स कहते हैं शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया था, ये किया था, वो उनकी बहुत मेहनत के बाद वो शॉर्ट नोट्स बनता है। मतलब बार बार रिविजन्स करने पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी जो अब मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, ये पूरी तरीके से पहले आपको समझना है। उसके बाद जब आप बार बार रिविजन करोगे ना तो आपका अपने आप जो आप भूल रहे हैं बस उतना ही लिखना है उसमें। तो इसलिए आपका तब नोट्स और नोट्स तैयार होते चले जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको लॉन्ग नोट्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती। अगर आपने 3 टाइम्स भी पढ़ लिया बुक को तो बहुत सारी चीज़ें फिर भी आपका क्या होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है आपका। तो चलिए अब मैं इन सारी बातों को जो है दूसरे वीडियो को लेकर आऊँगी जिसमें कि बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि एक इकट्ठे में वहीं पे क्लियर कर दूंगी। कई लोग पूछ भी रहे थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट लूँ, कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए मुझे, तो उन सब के बारे में मैं बात करूंगी आने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तो चलिए अभी बहुत बातें हो गई। तो नेक्स्ट क्या है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014, इसने क्या किया, तो इट रिप्लेस दी कॉलेजियन सिस्टम। इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसको, कॉलेजियन सिस्टम को। ठीक है, जो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया। फोर्थ जज केस 2015 हुआ जिसमें कि ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थे NJAC, इस केस का कहना था में था कि NJAC वुड अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। कहना था कि NJAC जो है वो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए जो है ये नहीं होना चाहिए। अब उनकी क्वालिफिकेशंस क्या थी, जो मतलब क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस बनेंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि इंडियन के सिटीजन होना चाहिए उनको, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट का 5 ईयर्स तक जज होना चाहिए। हाई कोर्ट का कितने ईयर्स तक, तो 5 ईयर्स तक वो जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट का एडवोकेट के रूप में 10 साल तक वो काम किए होना चाहिए वहाँ। तो ये क्राइटेरिया है, या द सिटीजन ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिमम एज जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया। सैलरी क्या होती है इनकी, तो सैलरी जो है इनका टाइम टू टाइम पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सैलरी जो है पार्लियामेंट के द्वारा इट इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। टेन्योर जो है इनके टाइम पीरियड, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है जजेस का टाइम पीरियड जो टेन्योर है। हाँ ये एक बात है कि जब तक उनकी 65 ईयर्स नहीं हो जाते, 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर वो रिज़ाइन देना चाहते हैं तो किसको देंगे, अगर रिज़ाइन देना चाहे तो वो किसको देंगे, तो ऑब्वियसली किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। अपॉइंटमेंट भी आपने देखा कि कौन कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, और रेजिग्नेशंस भी किसको दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को दे रहे हैं। अब रिमूवल की प्रोसेस है, रिमूवल कैसे होंगे, तो देखिए
जो पहली बात है, रिमूवल जो है इनका बाय द प्रेसिडेंट्स ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट होगा। मतलब अब रिमूवल अपॉइंटमेंट की है इन्होंने, तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन कैसे? तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे करेंगे। तो कैसे? तो बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, membership majority of total membership of that house, and majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting। ये आपका स्पेशल, इसका मतलब स्पेशल मेजोरिटी का ये मीनिंग है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हो कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर दें और चैनल को सपोर्ट करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।